Hello students, we are going to start with the concept of center of mass for JEE as well as NEET section. सबसे पहले we will be seeing the concept of center of mass of system of two particles. So यहाँ पर आप देख सकते हो there are two particles namely M1 and M2 separated by a distance of r. आपको पता है कि इन दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं बीच में किधर होगा. ओके, ऑलवेज रिमेंबर द कॉन्सेप्ट द सेंटर ऑफ मास इज नियर द हेवियर मास. मतलब क्या, अगर ये हेवी है तो सेंटर ऑफ मास इसके नजदीक होगा. ओके, ये लाइट है तो सेंटर ऑफ मास इससे दूर होगा. सो लेट दिस बी सेंटर ऑफ मास समवेयर बिटवीन. From M1 let the distance be R1 and from M2 let the distance be R2. क्लियर है? अच्छा, एक और एक चीज पता होना चाहिए कि मोमेंट ऑफ मास. व्हाट इज मोमेंट ऑफ मास का मतलब? मोमेंट ऑफ मास मींस व्हेनेवर वी स्पीक अबाउट मोमेंट ऑफ फोर्स, आप बोलेंगे इट इज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. याद है ना? ओके, वैसे ही मोमेंट ऑफ मोमेंटम, इसको एंगुलर मोमेंटम कहते हैं. इट इज मोमेंटम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ये सब वेक्टर्स है. इसको टॉर्क के नाम से जानते हैं, इसको एंगुलर मोमेंटम के नाम से जानते हैं. आपको याद रहेगा. ओके, सो मोमेंट ऑफ फोर्स का दूसरा नाम क्या है? टॉर्क है. याद है? टाउ बार इज इक्वल टू आर बार क्रॉस एफ बार. वैसे दिस इज मोमेंट ऑफ फोर्स. वैसे ही मोमेंट ऑफ मोमेंटम क्या कहेगा? एल बार इज आर बार क्रॉस पी बार. ऐसे तो लिख ही सकते हैं. वैसे ही अगर एक टर्म है कॉल्ड एज मोमेंट ऑफ मास, इट विल बी मास इनटू इट्स डिस्टेंस. ओके, सो ये चीज हमको याद रखनी है. यहां पे ये स्केलर क्वांटिटी है बेटा. ये दोनों कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर. सो ऑलवेज रिमेंबर वन कॉन्सेप्ट के मोमेंट्स ऑफ मास मतलब समेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस. समेशन ऑफ मास इनटू डिस्टेंस अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो. About its center of mass is always going to become zero. मतलब center of mass के across at this point the anti-clockwise moment and the clockwise moment will balance. आपने देखा रहेगा ना, बहुत सारे जो टॉयज है, बहुत सारी जो चीजें वो सेंटर ऑफ मास पे बैलेंस की जाती है. Yes or no? Because anti-clockwise moment and clockwise moment will balance. So क्या लिखना है यहाँ पे? इसका मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? मास इनटू डिस्टेंस, दैट इज m1 r1. एंड इसका मोमेंट ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा बेटा? m2 r2. सो अगर हमको लिखना है सम ऑफ मोमेंट्स ऑफ मास अबाउट द सेंटर ऑफ मास इज जीरो, मतलब क्या? m1 r1 माइनस m2 r2 इज जीरो. अच्छा सर, ये माइनस क्यों लिखा? क्योंकि ये तो ऐसे घुमा रहा है, ये ऐसे घुमा रहा है. देखो m1 r1 ऐसे घुमाएगा, m2 r2 ऐसे घुमाएगा, तो दोनों ऑपोजिट है. दैट्स व्हाई आई कुड राइट m1 r1 इज इक्वल टू m2 r2. मास इनटू डिस्टेंस एंटी क्लॉकवाइज इज मास इनटू डिस्टेंस क्लॉकवाइज. अच्छा, और एक चीज आपको पता होना चाहिए कि r1 प्लस r2 इज r, r1 प्लस r2 इज r. जब इन दोनों को सॉल्व किया हमने, इन दोनों को हमने सॉल्व किया, दिस इज इक्वेशन 1 दिस इज इक्वेशन 2 को हमने जब सॉल्व किया तो कुछ रिजल्ट्स आए जो हमको याद रखने हैं. r1 का वैल्यू आया, क्या आया? m2r अपॉन m1 प्लस m2. कैसे याद रखना है? r1 विल बी द दूसरा वाला, m1 से है ना r1, तो सो r1 विल बी m2r अपॉन m1 प्लस m2. सिमिलरली व्हाट विल बी r2? आप बताइए. इट विल बी m1r अपॉन m1 प्लस m2. What will be R1? M2R upon M1 plus M2. Similarly, what will be R2? M1R upon M1 plus M2. तो ये दोनों चीज आपको याद रखनी है. बहुत न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम लगेगा.
Similarly, we learn right now what center of mass of large number of particles. यहाँ पे it was a 2 particle system. हमने याद ही कर लिया R1 का वैल्यू will be M2 R upon M1 plus M2. वैसे M1 will become M2 R1 will be M2 R upon M1 plus M2. Similarly, R2 will become M1 R upon M1 plus M2. अब हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स. बहुत सारे पार्टिकल्स हैं. कैन आई से इन द XY कोऑर्डिनेट सिस्टम let the position vector of M1 from the origin be R1 bar, M2 be R2 bar, M3 be R3 bar, Mn be Rn bar. So the position vector of center of mass will be with respect to the origin की बात कर रहे हैं. ओके मतलब सेंटर ऑफ मास सपोज इधर किधर है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास इधर है. इसके कोऑर्डिनेट्स ले लो बेटा R कॉम बार. So what will be R कॉम बार? M1 R1 bar plus M2 R2 bar plus M3 R3 bar plus Mn Rn bar upon M1 plus M2 plus M3 plus dot 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 Mn. Can I write this whole thing as summation of Mi Ri bar where I is ranging from 1 to n upon summation of all the Mi's where I is ranging from 1 to n? अच्छा ये R है. Can I say R bar? आपको पता ही रहेगा R bar आपने पढ़ा है. It is x I cap plus y j cap. और अगर 3 dimensional system हुआ तो it is z k cap. So can I break this R into 3 parts? This R com, बेटा this R com will have 3 coordinates. X com, y com, z com. ये center of mass है. सो आर कॉम के 3 टुकड़े कर दिए, एक्स कॉम, वाई कॉम एंड जेड कॉम. सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड करना है तो कैसे निकालेंगे? m1 x1 इसका एक्स कोऑर्डिनेट. भाई यार ये 2 डायमेंशनल थिंग है ना या 3 डायमेंशन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? x1, y1, अगर 3 डायमेंशन हुआ तो z1 भी होगा. सिमिलरली x2 y2 z2 x3 y3 z3. तो सिर्फ अगर x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो बिकम m1 x1 plus m2 x2 plus m3 x3 plus mn xn upon m1 plus m2 plus dot 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 mn. सिमिलरली अगर आपको y कोऑर्डिनेट सेंटर ऑफ मास निकालना है तो विल बी m1 y1 plus m2 y2 plus dot 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 mn yn upon m1 plus m2 plus mn. Similarly z coordinate of center of mass will become m1 z1 plus m2 z2 plus dot 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 mn zn upon m1 plus m2 plus mn. तो अब हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम एज वेल एज सेंटर ऑफ मास ऑफ लार्ज पार्टिकल सिस्टम. आगे बढ़ते हैं थोड़ा. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस बॉडी. इसके पहले हमने पढ़ा सेंटर ऑफ मास ऑफ 2 पार्टिकल सिस्टम एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ मेनी पार्टिकल सिस्टम. अब हम पढ़ते हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ कंटीन्यूअस बॉडी. अच्छा कंटीन्यूअस बॉडी 1D भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है. Example of one-dimensional body is a rod where mass is distributed over the length, a semicircular ring or a full ring where mass is again distributed over the length, that is pi r or 2 pi r. पूरा ring हो तो 2-dimensional body भी होती है where mass is distributed over the area like a semicircular disc or a full disc or a hollow hemisphere. Mass is distributed over the area. Hollow hemisphere. Full नहीं, भरा हुआ नहीं, खाली है. I can say hollow hemispherical shell. Hollow cone. चोकर का टोपी. Hollow cone. Where mass is distributed over the area. Yes or no? अच्छा, there is a 3-dimensional body also which can have a solid hemisphere or solid sphere where mass is distributed over the volume, or a solid cone where again mass is distributed over the volume. तो सबसे पहले हमको देखना है कि कौन सा बॉडी है, whether it is 1D, whether it is 2D, whether it is 3D. उसके हिसाब से डेंसिटी लिखा जाएगा. अगर 1D बॉडी है तो कौन सा डेंसिटी लिखना है? इसको कहते हैं लीनियर मास डेंसिटी. जैसे हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था लीनियर चार्ज डेंसिटी, वैसे यहाँ पर आ जाएगा लीनियर मास डेंसिटी, दैट इज मास पर यूनिट लेंथ. यूनिट क्या रहेगा बेटा? kg per मीटर.
अगर 2D बॉडी है, ऐसे पहचान लिया आपने 2D where mass is distributed over the area, तो आपको लिखना है सिग्मा विच इज सरफेस मास डेंसिटी, उधर था सरफेस चार्ज डेंसिटी, मास पर यूनिट एरिया kg पर मीटर स्क्वायर। और अगर 3D बॉडी हो where mass is distributed over the volume like a watermelon, like the earth, then अदर लिखा जाएगा रो which is mass per unit volume, that is kg per meter cube। तो सबसे पहले हमको ध्यान देना है कि 1D है, 2D है या 3D है। फिर what is the method to find center of mass of continuous body? Suppose there is a continuous body, ये body है, whether it can be 1D, 2D और 3D, वो आपको sums में समझ में आएगा। अभी थोड़ी देर बाद में हम लोग sums करेंगे where you will understand the whole thing। तो this is a continuous body where it is not discrete, अलग अलग masses फैले हुए नहीं है। हम लोग ऐसे नहीं कर सकते M1 R1 M2 R2 M3 R3, ऐसे नहीं कर सकते। मास कंटिन्यूस है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको पता है कि you have to integrate। तो क्या करना है, एक छोटा सी सैंपल लेना है, लेट द सैंपल बी डीएम। वे डीएम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डीएम को मैं लिख सकता हूं 1D रहेगा तो मैं लिखूंगा मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स लेंथ, लेट हिज लेंथ बी dx इफ इट इज 1D। अगर 2D हुआ तो कैसे लिखेंगे, डीएम विल बी मास पर यूनिट एरिया इनटू इट्स एरिया, दैट इज dA। अगर ये 2D हुआ तो, और अगर 3D हुआ तो इसका मास कैसे लिखेंगे, मास पर यूनिट वॉल्यूम इनटू इट्स वॉल्यूम, अगर 3D हुआ तो। मतलब अगर 1D बॉडी हुआ तो हमको लिखना है लैम्डा dx, लैम्डा dx। अरे यार ये लैम्डा ही तो है। अगर 2D बॉडी हुआ तो हमको लिखना है सिग्मा dA, और अगर 3D बॉडी हुआ तो कैसे लिखना है बेटा, रूट dV। बोलो भैया। तो अगर 1D बॉडी है तो मास विल बी लैम्डा इनटू dx, dx इज दिस लेंथ। अगर 2D बॉडी हुआ तो इसका खुद का मास लिखा जाएगा सिग्मा dA, और अगर 3D बॉडी हुआ तो इसका मास लिखा जाएगा रो dV। ये प्लीज ध्यान रखिए। व्हाट इज लैम्डा सिग्मा रो, लैम्डा इज m/l m/a m/v। प्लीज ध्यान रखना है इस चीज का, वरना आपको कंटिन्यूस बॉडी का इंटीग्रेशन करने नहीं आएगा। अच्छा, हाउ टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस कंटिन्यूस बॉडी, आर कॉम, वे आर कॉम इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द सेंटर ऑफ मास। ये तो खुद आर है, इसका पोजीशन वेक्टर है, इस छोटे पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर है। सपोज इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, कैन आई से दिस विल बी योर आर कॉम। तो अगर ये आर कॉम मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू आपको ओरिजिन निकालना है, या ओरिजिन मतलब रेफरेंस पॉइंट निकालना है, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ आर कॉम विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। अरे अभी थोड़ी देर पहले तो आपने किया था भाई, आर कॉम विल बी समेशन ऑफ mi ri बार I ranging from 1 to n upon summation of all the mi's where I is ranging from 1 to n। बोलो, अरे थोड़ी देर पहले किया था भाई, this was for discrete particle system। अब आप अभी इधर देखो, समेशन की जगह मैंने क्या कर दिया, इंटीग्रेशन किसका, छोटे छोटे मासेस का और उनके डिस्टेंसेस का। तो यहां पर हमने क्या किया, एक सैंपल लिया, ओके, उसका पोजीशन वेक्टर निकाला, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और उसको इंटीग्रेट कर दिया फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट अपॉन समेशन ऑफ ऑल द मासेस, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ ऑल द मासेस। तो समेशन साइन यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन से रिप्लेस हो जाता है। ऑब्वियसली इट विल हैव अ लोअर लिमिट एज वेल एज द अपर लिमिट, लोअर लिमिट एज वेल एज द अपर लिमिट। अभी हम जब सम्स करेंगे तभी आपको समझ में आएगा, बट ये आपको याद ही रखना है दैट आर कॉम विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। मतलब x कॉम निकालना है तो क्या रहेगा, आप बता सकते हो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। y कॉम निकालना है तो क्या रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम y अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। z कॉम निकालना है तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम z अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ डीएम। यहां पर r लिखा है, r कैन बी रिप्लेस्ड बाय x y z। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। जेई के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये चीज। नीट वालों को जनरली वी प्ले विद ओनली टू पार्टिकल सिस्टम एंड मेनी पार्टिकल सिस्टम। अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हमको याद करने हैं, इन सब का डेरिवेशंस भी बुक में मौजूद है, बट जनरली इफ वी रिमेंबर द स्टैंडर्ड रिजल्ट्स ये बहुत काम लगेगा। जैसे
पहला, देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लेट, सिमेट्रिक है ना ये, ओके. सो रेक्टेंगुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास विल बी एट द इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स, सिमेट्रिकल है ऐसे. स्क्वायर प्लेट अगेन इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स, सेंटर ऑफ मास बीच में. सर्कुलर प्लेट अगेन सेंटर ऑफ मास इज द सेंटर. तो यहां से इंपॉर्टेंट है 1 2 3 4 5 6 याद रखना है. सेमी सर्कुलर रिंग, आप देख सकते हैं 1D है, सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा. फ्रॉम दिस पॉइंट, कहां से मेजर किया जा रहा है, ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है, ऊपर से नहीं लेना. सो फ्रॉम दिस पॉइंट, ओके, द सेंटर ऑफ मास, दिस इज सेंटर ऑफ मास. सी जो लिखा है सेंटर ऑफ मास है, कितना डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, 2r/π. तो whenever I ask you what is semicircular ring का center of mass, it is 2r/π from the center, 2r/π from the center. ये semicircular ring है, प्लीज लिखे और इसको याद करें, काम लगने वाला है. semicircular disc, डिस्क मतलब फैला हुआ है, mass per unit area, it is a 2D body, this was a 1D body. semicircular disc का center of mass इधर रहेगा. from this reference point, what is the center of mass? It is 4r/3π. What does r stand for? Radius. R stand for radius. So it is 4r/3π for a semicircular disc. 4r/3π for a semicircular disc. 4r/3π for a semicircular disc. 2r/π for a semicircular ring. Hemispherical shell खाली है, hollow है. Okay. From this reference point, the center of mass will be located here at a distance of r/2. ये पूरा r है ना, उसका आधा r/2. फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट है, ये रेफरेंस पॉइंट है. सॉलिड हेमिस्फीयर, भरा हुआ हेमिस्फीयर है, मतलब आपने एक स्फीयर को आधा काट दिया, ये बन जाएगा सॉलिड हेमिस्फीयर. फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट, फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, द डिस्टेंस विल बी 3r/8. कितना बेटा, 3r/8. कितना बेटा, 3r/8. फिर आते हैं हम लोग सॉलिड कोन पर. रेफरेंस पॉइंट हमने वर्टेक्स को लिया, नीचे से भी ले सकते थे, वर्टेक्स को लिया, सेंटर ऑफ मास इधर रहेगा. सो लेट द हाइट बी h. सो इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 3h/4, मतलब बॉटम से रहेगा h/4. तो ऊपर से 3h/4, नीचे से h/4. यस और नो, दिस विल बी h/4. अगर आपने ये रेफरेंस पकड़ा तो यस और नो, अगर आपने ये रेफरेंस पकड़ा तो इट इज h/4. अगर ऊपर का रेफरेंस पकड़ा तो इट इज 3h/4. व्हाट इज h? h stands for the height of the cone. Similarly, if there is a hollow cone, और फिर से यही रेफरेंस आपने पकड़ा है, सेंटर ऑफ मास इधर है, hollow cone मतलब जोकर का टोपी. So it will be at a distance of 2h/3. ये, और from the bottom it will be h/3. Okay, so I hope you will write it and learn it. इससे आपके बहुत काम जो है आसान हो जाएगा. Really I'm telling you. ठीक है. Okay students, now we are going to see for a 2D body हम और भी कैसे लिख सकते हैं. हमने जैसे बताया था 2D बॉडी के लिए हम लिखते हैं r com is m1r1 plus m2 r2 plus m3 r3. But अगर suppose there are two bodies which are 2D in nature, like this is a circular plate and this is a square plate, बराबर है, दोनों को जोड़ दिए. इसका सेंटर ऑफ मास इधर बीच में है, हमको मालूम है इसका सेंटर ऑफ मास बीच में है. कह रहे हैं दोनों का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा, बराबर है ना. अरे भाई सर्कुलर प्लेट का सेंटर ऑफ मास इधर है, स्क्वायर प्लेट का सेंटर ऑफ मास इधर है. कह रहे हैं सेंटर ऑफ मास इन दोनों का किधर है, सपोज इधर है, सपोज ये सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम है. अब सेंटर ऑफ मास निकालेंगे कैसा, हमको पता है कि दोनों 2D बॉडी है. तो rather than writing m1r1 plus m2r2 plus m3r3, I can write it as a1r1 plus a2r2 plus a3r3 plus a4r4 dot 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 upon a1 plus a2 plus a3. सर ऐसे क्यों हुआ, कहाँ से आया? तो हमको पता है कि r com is m1r1, बट मास को लिख सकते हैं बेटा, mass of this will become mass per unit area into its area. Okay, r1 वैसे ही
दूसरे वाले का क्या रहेगा, सिग्मा A2 R2 अपॉन सिग्मा A1 प्लस सिग्मा A2। अच्छा सिग्मा सिग्मा कैंसिल हो गया, A1 R1 A2 R2 अपॉन A1 प्लस A2। भाई सिग्मा कांस्टेंट है ना। व्हाट इज सिग्मा स्टैंड फॉर? जैसे 3D बॉडी होगा तो हम डेंसिटी कांस्टेंट मानेंगे, डेंसिटी सेम, मटेरियल इज सेम, वैसे यहाँ पे मास पर यूनिट एरिया इज द सेम। ओके, सो अगर सिग्मा दोनों बॉडीज का सेम है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, वरना आपको क्या निकालना पड़ेगा, सिग्मा 1 A1 R1 सिग्मा 2 A2 R2 अपॉन सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। पर यहाँ पर सिंस वी आर अज्यूमिंग दैट सिग्मा इज कांस्टेंट, यू कैन यूज डायरेक्ट। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सपोज इफ सम मासेस आर रिमूव्ड, मतलब एक डिस्क है या एक हॉलो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, उसमें से एक कैविटी हमने काट के निकाल दिया। इमेजिन करो एक डिस्क है, उसमें से आपने इतनी कैविटी निकाल दी काट के। अब अगर ये पूरी डिस्क होती बेटा तो सेंटर ऑफ मास इधर होता। अब इतना टुकड़ा अगर हमने काट के निकाल दिया तो पूरा मास उधर शिफ्ट हो गया, एंड वी नो दैट सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर मास। सो दिस वाज सेंटर ऑफ मास इनिशियल, कैन आई से दिस इज सेंटर ऑफ मास फाइनल? कभी कभी पूछता है व्हाट इज द फाइनल सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स। इनिशियल सेंटर ऑफ मास तो बीच में ही था, फाइनल सेंटर ऑफ मास विल शिफ्ट टुवर्ड्स द हेवियर मास, द बचा हुआ मास, द रिमेनिंग मास। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, आर को हम कैसे निकालना है, विल बी m1 r1 प्लस m2 r2 नहीं आएगा बिकॉज जोड़ रहे नहीं है, काट रहा है, विल बी माइनस m2 r2 अपॉन m1 माइनस m2, और मटेरियल तो सेम ही है ना जिसको निकाला। सो रादर देन वी आर कंसीडरिंग दैट द सरफेस डेंसिटी इज द सेम, तो लिख सकते हैं a1 r1 माइनस a2 r2 अपॉन a1 माइनस a2। इसी के ऊपर हम लोग एक सम देखते हैं, कह रहा है एक डिस्क है, सर्कुलर डिस्क है, उसमें से इतना कैविटी r/2 का हमने काट के निकाल दिया। इसके दो मेथड्स है, ओके, जो हम प्रूव करेंगे सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। फिर एक शॉर्टकट डायरेक्टली हम लोग यूज कर सकते हैं। तो एक डिस्क वाज देयर ऑफ रेडियस r, उसमें से कैविटी ऑफ रेडियस r/2 काट के निकाल दिया। फाइंड द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास, फाइनल सेंटर ऑफ मास। हमको पता है, अच्छा इसको ऐसे सोच सकते हैं हम लोग, डिस्क ये बेटा इसका सेंटर ऑफ मास इधर है, अगर इसके ऊपर मैं एक मास रखता, अगर इसके ऊपर एक मास रखता, लेट दिस मास बी m1, इनिशियल मास बी m1 पूरा, दिस इज द फुल पूरा भरा हुआ, उसमें से सपोज अगर मैं मास रखता इसके ऊपर इधर, तो कौन सा फॉर्मूला आता, प्लस वाला आता, मास रखता तो ओके। पर यहां पर हमने एक मास को निकाला है, मतलब मैंने m2 ऐड नहीं किया है, कैन आई से आई विल राइट माइनस m2। देखो ना, अगर ये ऐड करेंगे इसके ऊपर और एक चीज रख देंगे तो हो जाएगा प्लस m2, और अगर निकाल देंगे तो कैन आई राइट प्लस माइनस m2। अरे यार बोलो ना, ओके, rather than adding we are subtracting m2। अच्छा इस मास का बेटा, इस माइनस m2 का सेंटर ऑफ मास कहां था, इधर था, यस और नो सर, यस और नो सर, ऐड नहीं करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ओके। सो व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास या r कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ध्यान देना, द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, बिकॉज इट विल लाई अलोंग दिस लाइन ओनली। कहां लाई करेगा, इधर लाई करेगा, दिस विल बी सेंटर ऑफ मास फाइनल। बोलो x coordinate of center mass, we are considering this as x axis, we are considering this as my reference point। ये reference point क्या रहेगा बेटा, 0,0 पकड़ते हैं इसको, this will be 0,0, बोलो भैया, this will be 0,0, इसको reference पकड़ा मैंने बेटा। इसके coordinates क्या रहेंगे, इस तरफ will be r/2,0। These are the coordinates of minus m2, these are the coordinates of
सेंटर ऑफ मास ऑफ माइनस m2 कितना है r/2, 0. These are the coordinates of the full mass. These are the coordinates of the removed mass. I need the coordinates of the remaining mass. So x coordinate of the remaining mass will be, बोलो भैया, m1 x1 plus minus m2 x2, बोलो, upon m1 plus m2. Yes or no? अच्छा, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा, मास पर यूनिट एरिया इनटू इट्स एरिया. सिग्मा तो सेम है ना, एक ही जो टुकड़ा निकाला वही तो सेम पीस ही तो था, तो सिग्मा तो कांस्टेंट है. तो सिग्मा अगर उड़ जाएगा ओवरऑल, तो कैन आई राइट दिस एज a1 x1 minus a2 x2 upon a1 minus a2. सॉरी, दिस इज माइनस. अच्छा सर, एरिया कितना है? a1 मतलब ये वाला, इसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर. अरे यार, रेडियस आर है ना, देखो तो, पाई आर स्क्वायर. x1, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है. x1 y1. ओके, y कोऑर्डिनेट तो चेंज नहीं होगा, ऑब्वियसली इट विल लाई अलोंग दिस लाइन ओनली, ऊपर नीचे थोड़ी जाएगा, बिकॉज देखो दोनों के y कोऑर्डिनेट 0 है, तो y कॉम भी 0 होगा. ठीक है, बाद में देखते हैं. माइनस a2, इसका एरिया कितना रहेगा? पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर ना, r इज r/2. x2 कितना है इसका? r/2 है. अपॉन a1 minus a2 will become pi r square minus pi r square by 4. I hope everyone is understanding. तो यहाँ पे this will be x coordinate, x of center of mass of the remaining mass. क्या हो जाएगा? This will be 0 minus pi r square by pi r cube by 8 अपॉन कितना होता है ये? 3 pi r square by 4. So x काउंट क्या हो जाएगा सब लोग? माइनस पाई आर क्यूब बाय 8 अपॉन 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4. 3 पाई आर स्क्वायर बाय 4, 4 2s are 8. बोलो, ये आर स्क्वायर और ये कट गया, ये पाई और ये पाई कट गया, कितना आया भाई? माइनस, कितना आता है? माइनस, हाँ, r by 6. What does minus r by 6 mean? कि ये जब निकाला गया तो ये रेफरेंस पॉइंट तो 0,0 था. कोई बता सकता है माइनस r by 6 कहाँ रहेगा? यहाँ पर रहेगा, ये डायरेक्शन में रहेगा ना भाई, ये. So can I say this coordinate of this thing will become minus r by 6, 0. This is the new center of mass finally. I hope you all are understanding and you have seen the video of center of mass also, ताकि आपको थोड़ा आइडिया आ जाए. अब इसी चीज को हम लोग और एक मेथड से कर रहे हैं, और एक मेथड से कर रहे हैं. व्हाट इज द अदर मेथड? शॉर्ट ट्रिक बताता हूं मैं, ताकि आपको समझ आएगा. You have to do m1 r1 is equal to m2 r2. m1 r1 is equal to m2 r2. अच्छा, ये क्या है मैं आपको बता देता हूँ. Can I also write this as a1 r1 is equal to a2 r2? पहले सीख लो, फिर बाद में हम लोग इसका कॉन्सेप्ट भी पढ़ लेते हैं. अच्छा, this is for this. Remember, this is for the removed part, and this is for the remaining part. Removed remaining. अगर शॉर्टकट लगाना है तो removed remaining. ओके, फुल पार्ट नहीं आएगा जैसे यहाँ पर किया. एग्जाम्पल क्या है? देखो मेरी बात सुनो. वही चीज, इसको हमने काट दिया बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास तो इधर है, बराबर है. इसको पकड़ते हैं C2, इसका मास पकड़ेंगे माइनस m2 या m2 जो भी पकड़ना है. क्लियर? m2 ही पकड़ते हैं बिकॉज ओके. अच्छा, रिमेनिंग पार्ट का सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा? इधर है.
इस रिमेनिंग का मास पकड़ते हैं m1। तो इस रिमेनिंग पार्ट जो है, ये जो रिमेनिंग पार्ट है बेटा, इसका सेंटर ऑफ मास इधर है। कैन आई कॉन्सेंट्रेट दिस एट दिस पॉइंट? कैन आई से m1? इसके कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम हियर इज r1 फ्रॉम द ओरिजिनल सेंटर, एंड इसके कोऑर्डिनेट्स फ्रॉम हियर इज r2। भाई दिस इज m1, क्या भाई r1 ना, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या r1, 0, m2 r2, 0, या x1 x2 भी लिख सकते हैं। कह रहे इसे दोनों को जब मिलाया, सपोज इसको भी भर दिया, इसको तो है ही, इसको और भर दिया, तो सेंटर ऑफ मास फिर से बीचों बीच आ जाएगा। भाई अगर ये m2 माइनस m2 नहीं हो के m2 होता तो इसका मतलब इसको भर देते, इसको भर देते तो सेंटर ऑफ मास कहाँ आ जाता? इधर बीचों बीच आ जाता, मतलब कहाँ आ जाता? 0,0 पे आ जाता। याद है क्या नहीं? अच्छा, एक चीज मैंने आपको बताई थी कि मोमेंट ऑफ मास अबाउट सेंटर ऑफ मास इज 0, मींस m1 r1 विल बिकम इक्वल टू m2 r2। सो आई एम रिड्यूसिंग दिस टू अ टू पार्टिकल सिस्टम। आपको समझ में आ रहा है? टू पार्टिकल सिस्टम मतलब एक बन गया रिमेनिंग और एक बन गया रिमूव्ड। और अगर रिमेनिंग को रिमूव से भर देंगे तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0 व्हिच इज आवर रेफरेंस पॉइंट, एंड दिस इज द फुल। So can I write m1 r1 is m2 r2 और a1 r1 is a2 r2? चलो लिख के देखते हैं हम लोग कैसे आएगा शॉर्टकट। अभी a1 r1 is a2 r2 removed, एरिया ऑफ द रिमूव्ड कितना था? पाई r square by 4। बोलो यार, yes or no? रिमूव्ड का एरिया कितना था? पाई r square by 4। r1 दिस कोऑर्डिनेट, r1 किधर है? रिमूव्ड का, अच्छा रिमूव्ड का r1 लिया, तो दिस इज r1 एंड दिस इज r2। yes or no? रिमूव का r1 लिया, तो रिमूव का कोऑर्डिनेट कितना रहेगा फ्रॉम दिस पॉइंट? कितना रहेगा आपको पता है? देखो यहाँ पर कितना रहेगा? r/2। yes or no? r1 is r/2। देखो रिमेनिंग का एरिया कितना है? will be pi r square minus pi r square by 4 will become 3 pi r square by 4। yes or no sir? इनटू ये चाहिए ना मुझे r2, ये तो चाहिए, ये सेंटर मास, न्यू सेंटर मास चाहिए ना मुझे। सो इफ यू कैलकुलेट r2 you will get the same sum, that is r/6 माइनस r/6 नहीं आएगा because we have understood that this is on this side only। तो जो भी मेथड आपको जम रहा है उसके हिसाब से आप कर सकते हो। आई आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? तो दिस इज अबाउट रिमूव्ड कैविटी। ओके बेटा, सो अभी कुछ सम्स करते हैं, इंट्रोडक्टरी सम्स हम लोग करते हैं। कह रहा है इक्विलैटरल ट्राइंगल है, 1 मीटर साइड का 1 1 1 एंड 1 kg 2 kg 3 kg आर लोकेटेड एट द वर्टाइसेस। इसको नाम दिया ए बी सी। कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम ए, मतलब रेफरेंस किसको पकड़ना है? ये वो कहेगा कहाँ से पकड़ना है। तो कैन आई टेक दिस कोऑर्डिनेट एज 0,0, ये हमारा ओरिजिन है। अच्छा ये 1 मीटर है तो ये एक्स एक्सिस होगा। अरे बोलो भैया, तो ये क्या रहेगा इसका? 1,0। यस और नो? अच्छा ये कितना है? तो ये आप देख सकते हैं कि दिस विल हैव एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस इसके बीच में रहेगा, ये बीच में ही है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1 का आधा दैट इज हाफ माइनस सॉरी कॉमा द हाइट इज height of an equilateral triangle is √3/2 times of the length, that is √3/2 times of length कितना है? 1 ही है, so √3/2 आएगा। ये याद रखना, height of an equilateral triangle is √3/2 times of the length। या तो आप ये एंगल प्रॉपर्टी से ट्रिग्नोमेट्री से निकाल सकते हैं। तो कैन आई से x1 y1 x2 y2 x3 y3 मिल जाएगा, सही है ना? x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 x1 1 into 0 plus m2 x2 plus m3 x3 upon 1 plus 2 plus 3। ये कितना हो गया यार? ये 6 हो गया।
तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास रहेगा 0 + 2 + 3/2 दैट इज 1.5/6। ऐसा होना उसको 3/2 रहने दो। तो ये कितना हो जाएगा 3/2, यस और नो, 3 4 4 + 3 7/2 दैट इज 7/12। वैसे ही y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 y1 दैट विल बी 0, m2 y2 दैट इज आल्सो 0, m3 y3 दैट इज 3 × √3/2 अपॉन 6। तो ये 3 2s are 6 हो गया, 2 2s are 4 will become √3/4। So the r coordinate of center of mass from the origin will become 7/12, √3/4। अब चेक कर लेना सही है क्या गलत। ओके वैसे ही अगर आपको एक स्क्वायर दिया है 1 2 3 4, इजी है बेटा। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम फ्रॉम ए, मतलब इसको आपको मान लेना है ओरिजिन। बेटा ये कितना रहेगा, ये 1 मीटर है, सो इट विल बिकम 1,0। बोलो भैया, दिस विल बी 0,1 एंड दिस विल बी 1,1। तो x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, m1 x1, m2 x2, m3 x3, m4 x4 अपॉन 1 + 2 3 3 6 10। So ये हो जाएगा 7/10 that is x com। Similarly you can find the y coordinate of center of mass। बोलो। So r coordinate of center of mass will be x com, y com। Clear है? So I hope you all have understood this part। ठीक है? So this was discrete particle system। Now beta we'll see center of mass of continuous body। So suppose there is a rod, मैं आपको तरीका बताता हूँ। Suppose there is a rod जिसका मास पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट है, जैसे हम लोग कहते हैं ना डेंसिटी कांस्टेंट है, वैसे इसका लीनियर डेंसिटी कांस्टेंट है, मतलब मास कांस्टेंटली फैला हुआ है। मतलब 1 मीटर में जितना मास है दूसरे मीटर में भी उतना ही मास है। मास भारी नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है कि इट इज ओके ऐसे जा रहा है तो मास भारी हो रहा है। जैसे बैट है, बैट का मास जैसे नीचे जाता है भारी होता जाता है। सो कैन आई से लीनियर मास डेंसिटी ऑफ बैट इज नॉट कांस्टेंट। हर एक 1 मीटर में मास कांस्टेंट नहीं रहता, इसलिए सेंटर ऑफ मास बैट का नीचे की तरफ होता है। ओके यहाँ पे सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट है, आपको पता ही रहेगा आंसर क्या रहेगा। सेंटर ऑफ मास विल बी बीचों बीच में रहेगा, तो L/2 पर। हम लोग प्रूव करके देखते हैं तरीका क्या है। सबसे पहला स्टेप, देयर आर स्टेप्स इन्वॉल्वड ओवर हियर। फर्स्ट स्टेप, ओके एनालाइज वेदर इट इज 1D 2D और 3D। सो हमको मालूम है कि 1D बॉडी है, तो इसके पास लैम्बडा सिग्मा के रो आएगा। हमको पता है कि लैम्बडा दिया रहेगा, लैम्बडा दिया है यहाँ पे विच इज कांस्टेंट। एंड व्हाट इज लैम्बडा, मास पर यूनिट लेंथ। आपको पता है कि मास पर यूनिट लेंथ ओवर हियर कांस्टेंट है। तो सबसे पहले एनालिसिस करना है कि लैम्बडा सिग्मा के रो। नेक्स्ट स्टेप, गो टू x, टेक dx फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। तो हमने x0 का रेफरेंस बनाया, यहां से हम क्या करते हैं, जाते हैं हम लोग x पर और एक dx लेते हैं, एक टुकड़ा लेते हैं। we go to x and take a small element dx from my reference point। ये मेरा reference point है, मतलब गिनती यहां से शुरू है। क्लियर है? थर्ड, इसका मास ले लो dm, छोटा मास। कैलकुलेट dm। कोई बता सकता है dm क्या रहेगा? dm विल बी मास पर यूनिट लेंथ इनटू इट्स ओन लेंथ। बट मास पर यूनिट लेंथ तो हमको मालूम है ना लैम्बडा होता है, तो लैम्बडा dx। यस और नो सर? स्टेप नंबर 4, हमने फॉर्मूला पढ़ा है सेंटर ऑफ मास का। कैन आई से r कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रेशन ऑफ dm r अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm। और यहाँ पे r कोऑर्डिनेट की जगह क्या है, राइट x कोऑर्डिनेट है, एक ही तो कोऑर्डिनेट है बेटा, y कोऑर्डिनेट पे थोड़ी शिफ्ट होगा, इट विल बी x कोऑर्डिनेट। दिस इज x एक्सिस। यस और नो? देखो ना यार, ये तो y एक्सिस है, यही तो x एक्सिस है, तो x कोऑर्डिनेट ही होगा सेंटर ऑफ मास के पास।
अगर ये हवा में 2D होता तो r कोऑर्डिनेट दिखता, x भी अलग आता, y भी अलग आता, 3D होता तो x y z आता। ठीक है, चलो पुट करते हैं। x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm की जगह लिख सकते हैं लैम्डा dx इनटू x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm, dm इज लैम्डा dx। अच्छा, ये सब टुकड़े जो है ये जब इनफाइनाइट सेवल एलिमेंट्स आर रेंजिंग फ्रॉम 0 to l, so can I say lower limit will be 0, upper limit will be l, lower limit is 0, upper limit will be l। चलो इसका इंटीग्रेट, अच्छा लैम्डा कांस्टेंट है, बाहर निकल के उड़ जाएगा, ये मत उड़ाना dx dx, ये इंटीग्रेशन का पार्ट है भाई। लैम्डा कांस्टेंट है इसलिए बाहर निकलेगा और उड़ जाएगा। x dx का इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2, दैट इज l स्क्वायर बाई 2, और यहाँ पर लिखा जाएगा dx का x होगा, दैट इज l। सो कैन आई से इट इज l बाई 2। आप देख सकते हैं कि अगर मास कांस्टेंट है तो सेंटर ऑफ मास इज बीच में l बाई 2 का, मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द यूनिफॉर्म रॉड इज बीचों बीच। ओके, चलो कुछ अच्छे वाले सम्स करते हैं ताकि आपको पता लगे। अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि लैम्डा इज ax, ये दिया हुआ है, इट इज गिवन, मैंने नहीं लिखा मर्जी से, इट इज गिवन। मतलब क्या, जैसे x बढ़ता जाएगा रेफरेंस पॉइंट से वैसे रॉड भारी होता जाएगा। मतलब यहाँ पे ज्यादा मास है, यहाँ पर कम है, यहाँ पर कम है, यहाँ पे सबसे ज्यादा कम है और यहाँ पर मास ही नहीं है, मतलब x 0 हो गया। अरे बोलो भैया, कह रहा है इसे जैसे x बढ़ता जाएगा वैसे लैम्डा ज्यादा होता जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ बढ़ता जाएगा। कह रहा है इसे यहाँ पर तो सिमेट्रिक बॉडी नहीं है, इट इज अनसिमेट्रिकल, बिकॉज जैसे वो जा रहा है वो भारी होता जा रहा है। यस और नो सर, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? यू कैन इमेजिन ऐसे कुछ है, देखो भारी होता जा रहा है, यस और नो। ओके ठीक है, स्टेप्स फॉलो करते हैं। स्टेप 1, भाई बताओ लैम्डा सिग्मा रो 1D बॉडी है तो लैम्डा दिया हुआ है, मैंने नहीं लिखना है ax 1D, और अगर 2D होगा तो सिग्मा दिया रहेगा, 3D होगा तो रो दिया रहेगा। स्टेप 2, गो टू x, टेक अ dx, सैंपल एलिमेंट का लेंथ dx है और इसका मास कितना है बच्चा, dm है। सो गो टू x एंड टेक dx। Step 3, dm, dm will be mass per unit length into its length। मास पर यूनिट लेंथ क्या होता है, लैम्डा होता है, into dx, बराबर है। बट लैम्डा यहाँ पे कांस्टेंट नहीं है, हाउ मच इज दैट, ax into dx। बोलो, यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट था इसलिए उड़ गया, यहाँ पे लैम्डा कांस्टेंट नहीं, ax dx। स्टेप 4, x कॉम ही है, ये x एक्सिस ही है, तो x कॉम विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dm cm, दैट इज dmx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ dm की जगह क्या लिखना है, ax dx इंटू x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ ax dx। सब उड़ा मत देना, क्या बाहर निकलेगा, a बाहर निकल के उड़ जाएगा। ये 0 to l, इनफाइनाइट सेवल एलिमेंट्स आर रेंजिंग फ्रॉम 0 to l। चलो बताओ x स्क्वायर, ये हो जाएगा x क्यूब बाई 3, दैट इज l क्यूब बाई 3। बोलो यार, ये x और x है और ये क्या रहेगा, l स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा l बाई 6। मतलब सेंटर ऑफ मास कहाँ पर है, फ्रॉम दी ओरिजिन, यहाँ पर 0,0 मेरा रेफरेंस पॉइंट, ये क्या है l, 0। सेंटर ऑफ मास विल बी एट l by 6,0। आई ऑल अंडरस्टैंड, ये साइड पर आएगा थोड़ा, ओके समझ में आ रहा है क्या? इट इज नियर द हेवियर मास, अवे फ्रॉम द ओके स्मॉल मास। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? चलो एक होमवर्क मैं आपको देता हूं, वेयर आपको कहेगा लैम्डा इज लैम्डा नॉट, ये भी कांस्टेंट है, तो इसको ये लिखो, चलो ना, a बाय x स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। समझ में आ रहा है? ये भी भारी होता जा रहा है, एल स्क्वायर इज कांस्टेंट, ये इज कांस्टेंट। फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कर लेना तो प्रैक्टिस हो जाएगा। सेम मेथड है, खाली इंटीग्रेशन थोड़ा बदल जाएगा। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग क्या हो रहा है। वी आर स्टार्टिंग विद सम अदर क्वेश्चंस, सम मोर क्वेश्चंस। कह रहे देयर इज अ स्क्वायर प्लेट of side A,
and there's a circular plate of radius m. Find the position of center of mass from C1. तो C1 को रेफरेंस पकड़ना है, तो ये क्या रहेगा बेटा 0,0, यहाँ से पकड़ना है, ये रेफरेंस है, हमारा ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा, ये a है, देखो ये, तो ये हो जाएगा a/2, ये भी a है, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएगा यार 3/2 है, 0, y एक्सिस तो है नहीं, वी आर कंसीडरिंग दिस एज x एक्सिस ओनली। अब x1 y1 x2 y2 मालूम है, ओके हमको मालूम है कि दोनों का डेंसिटी सेम है, सरफेस मास डेंसिटी सेम है, so can I write x com will be a1 x1 plus a2 x2 upon a1 plus a2। इसका एरिया कितना है a square, and इसका एरिया will become pi a square, so a square x1 0 a2 pi a square x2 is 3/2 है, upon a1 plus a2 will become a square plus pi a square। इसको तो कैलकुलेट कर ही सकते हैं, ये चला गया, ये हो गया 3π/2 a cube अपॉन a square pi plus 1। बोलो भैया ये उड़ गया, ये उड़ गया, सो आंसर तो मिल जाएगा 3π/2 pi plus 1 into a। दिस इज द x coordinate of center of mass, and what is the y coordinate of center of mass? आप देख सकते हैं y1 y2 तो 0 है, तो ऑब्वियसली सब 0 हो जाएगा, बिकॉज अगर आप a1 y1 लगाएंगे तो y1 तो 0 है, और a2 y2 लगाएंगे तो y2 भी 0 है, यस और नो सर। अब बेटा और आगे बढ़ते हैं, कह रहा है सेमी सर्कुलर प्लेट है, एक बड़ा सी प्लेट था b, पूरा फैला हुआ, मास कितना था m1, उसमें से इतना हिस्सा मैंने काट दिया -m2। आपको भी समझ गया रहेगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मतलब ये बचा है, इसका सेंटर ऑफ मास निकालना, इस हिस्से का सेंटर ऑफ मास निकालना, इसमें से इसको काट दिया मतलब -m2 कर दिया। बोलो भैया, अच्छा सेमी सर्कुलर प्लेट है, सर आपने बताया था कि अगर सेमी सर्कुलर प्लेट होता है, सेमी सर्कुलर प्लेट अगर होता है, यस और नो, तो अगर ये रेफरेंस पॉइंट पकड़ते हैं तो सेंटर ऑफ मास इधर होता है, एंड सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना रहेगा, आपको मैंने बोला था याद करना है, दिस कोऑर्डिनेट विल बिकम 4r/3π फ्रॉम दिस पॉइंट, यस और नो, बोलो भैया। सो इस सेमी सर्कुलर प्लेट है, ये पूरा प्लेट है, इसका रेफरेंस पॉइंट अगर ये पकड़ते हैं तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना रहेगा, ये भी 4r/3π will become 4b/3π, एंड इस कैविटी का जो निकाले उसका सेंटर ऑफ मास will be 4a/3π। I hope you all are understanding from this reference point। अरे ये सेंटर ऑफ मास है ना भाई, ये देखो ये सेंटर ऑफ मास यहाँ पर आ जाएगा बीच में, ये b इधर लिखता हूँ, ये सेंटर ऑफ मास है, COM 4b/3π 4a/3π, इसमें से इसको निकाला। अच्छा सर इधर देखो थोड़ा, तो बड़े वाले का सेंटर मास इधर, छोटे वाला जो निकाला उसका सेंटर मास इधर, तो सेंटर मास इन दोनों के बीच में रहेगा ना, मतलब कैन आई से दिस विल बी कितना 4b/3π m1, यस और नो, और निकाला कितना है 4a/3π, तो एक m1 इधर है along the y axis, can I say it will be 0, 4b/3π, नीचे m2 है, बट मैं m2 नहीं -m2 है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेगा 0, 4a/3π। अरे भाई x एक्सिस तो वही रहेगा ना, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है ना 0, 0, सेंटर ऑफ मास तो इधर ही शिफ्ट होगा ना, क्या x एक्सिस में शिफ्ट होगा, तो x एक्सिस तो 0 ही है, मतलब x कॉम तो 0 ही है, y कॉम इधर किधर आएगा सेंटर ऑफ मास, इधर किधर आएगा या इधर किधर आ सकता है सेंटर ऑफ मास, यस और नो, इट कैन लाई विद इन द सिस्टम और आउटसाइड द सिस्टम आल्सो। तो सेंटर ऑफ मास फाइनल जो है वो इधर है, तो y एक्सिस ही तो चेंज हो रहा है, ओके ये है, कौन सा फॉर्मूला लगाएगी, कैन आई से y कॉम
विल बी A1Y1 माइनस A2Y2 अपॉन A1 माइनस A2। एक्चुअली प्लस ही है बट मास माइनस है, पर हमने A क्यों पकड़ा? क्योंकि हमने माना कि सरफेस मास डेंसिटी सेम है इसका, तो रो तो उड़ जाएगा, सॉरी सिग्मा तो उड़ ही जाएगा। अच्छा चलो बताओ y कॉम A1 ये बड़ा वाला, इसका एरिया कितना रहेगा? पाई b²/2। y1 इसका कोऑर्डिनेट क्या है? 0,0 नहीं है। अरे यस और नो? इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट क्या है? 4b/3 पाई। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। इतना पूरा टुकड़ा, इसका सेंटर ऑफ मास इधर था, माइनस पाई a²/2 4a/3 पाई अपॉन पाई b²/2 माइनस पाई a²/2। तो यहां पर अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हो that y कॉम विल बी कितना होता है? पाई पाई वैसे ही उड़ गया, देखो 2 2 4, so 2b³/3 सही है ना? 2b³/3 हाँ, माइनस पाई पाई वैसे ही उड़ गया 2 2 2a³ अपॉन पाई/2 बाहर निकल जाएगा, p² माइनस a²। आई ऑल अंडरस्टैंडिंग बेटा? तो विल बिकम y कॉम विल बिकम 2/3 बाहर आ गया, हाँ, इनटू 2/पाई विल बी b³ माइनस a³ अपॉन b² माइनस a²। इसको आप मैथमेटिक्स लगा के सॉल्व कर सकते हैं। ये तो हो जाएगा 4/3 पाई b³ माइनस a³ अपॉन b² माइनस a²। कुछ फॉर्मूला रहेगा, आप लगा सकते हो और सॉल्व कर सकते हो एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आंसर। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग। ओके, एक चीज का ध्यान रखना है कि ओके, इस पूरे वाले भरे वाले का सेंटर ऑफ मास 0,0 नहीं है, इट इज यहां पर, इट इज 4b/3 पाई एंड इसका रहेगा 4a/3 पाई। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। तो इसमें से ये पार्ट को काट के निकाला, इसका सेंटर ऑफ मास 4b/3 पाई था, तो y कोऑर्डिनेट वाज 4b/3 पाई, इसके कोऑर्डिनेट 4a/3 पाई। इसको इससे माइनस किया, अच्छा इसको इसके ऊपर बिठा देते थे तो प्लस करना है। यस और नो? फाइन, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट सम। कह रहा है एक स्क्वायर प्लेट है, साइड कितना है? 282 है, उसमें से इतना पार्ट काट दिया, दिस पार्ट आई कट, ये पार्ट दिख रहा है, कट कर दिया। ओके, कह रहा है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग निकालो, इतना पार्ट हमने काट दिया, ठीक है, और ये ओरिजिन है, यहाँ से नापना है सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिमेनिंग सिस्टम। अब इसके दो तरीके हैं, हमको मालूम है 2D बॉडी है तो m की जगह a लिख सकते हैं। कहना है इसे x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी a1 x1 माइनस के प्लस माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। Now what am I trying to tell you कि पूरा हिस्सा है, कितना एरिया है इसका? a1 कितना रहेगा? 4a² ना बेटा, लेंथ स्क्वायर, और इसका x और y कोऑर्डिनेट क्या रहेगा? पूरा भरा हुआ, पूरा पूरा अगर होता फुल बिना काटे हुए तो इसके कोऑर्डिनेट होता a, a। अरे यस और नो? ये a और ये a, तो दिस विल बी a, a। यस और नो? अच्छा, दूसरा हिस्सा जो होता वो ये हिस्सा होता जो निकाला गया, इसको हम लोग क्या लेंगे? a2 या माइनस a2, जो भी आपको पकड़ना है। a2 कितना रहेगा बेटा? a² रहेगा, a² माइनस a²। अच्छा, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? इसके कोऑर्डिनेट्स क्या रहेंगे? आप देख सकते हो, ये a प्लस a/2 दैट इज 3/2a, और यहाँ से भी 3/2a, सो 3/2a, 3/2a। यस और नो?
आई और अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? तो अब हम वैल्यू डालेंगे a1 दैट इज 4a² x1 x1 is a minus a2 a² 3/2a upon a1 minus a2 that is 4a² minus a² will become 3a² बराबर है, माइनस किया ना मैंने, तो ये क्या हो गया 4a³ minus 1.5a³ 3a², सही है क्या? ये हो जाएगा 2.5a² a³ अपॉन 3a², ये कट गया तो बिकम 2.5a/3. दिस इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास. वैसे ही y कॉम सेंटर ऑफ मास वही रहेगा, बिकॉज आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट्स तो वही है ना. अरे a और 3/2 है, तो y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल आल्सो बी 2.5 a/3. यस और नो? तो x कॉम 2.5 a/3 2.5 a/3. I hope you all have understood this thing how to do. अब हम पढ़ते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. हमने पढ़ा है कि r कॉम पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस डॉट 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 mn rn बार अपॉन summation of all the masses. Can I differentiate? If you differentiate, it will become dr bar by dt. It will become velocity vector of center of mass. Velocity of center of mass will be m1. इसका डेरिवेटिव will become v1 bar. Velocity of the first particle m2 v2 bar, m3 v3 bar, mn vn bar upon m1 plus m2 plus m3 dot 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 vn. Yes or no? अच्छा, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? a कॉम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार प्लस डॉट 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 mn an बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 डॉट 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 mn. ओके, आपको समझ में आ रहा है? ठीक है, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा उधर मल्टीप्लाई करते हैं. व्हाट इज दिस? दिस इज समेशन ऑफ ऑल द मासेस. सो कैन आई राइट दिस होल थिंग एज कैपिटल M? कैपिटल M, दैट इज द होल मास, इनटू position vector of center of mass will be m1 r1 bar plus m2 r2 bar plus dot 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 mn rn bar. मतलब can I say, अगर ये m1 है, ये r1 बार है, ये m2 है, ये r2 बार है, और ये सेंटर ऑफ मास है, दिस इज पूरा मास यहाँ पर होता है. can I say that will result in r com bar? So m r com bar जो रिजल्टेंट है, that will be the sum of m1 r1 bar plus m2 r2 bar. पढ़ा चुका हूं मैं. Okay, this m1 r1 bar and m2 r2 bar will produce the same effect as r com into m. अच्छा, इसको उधर लेते हैं, ये बन जाएगा m into v. m into v com क्या होता है? p com momentum of the center of mass. So can I say net momentum of the center of mass will be p1 bar plus p2 bar plus dot 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 pn bar. You are understanding what's happening? इसके बहुत सारे चीजें हम पढ़ेंगे, आपको समझ में आए. अच्छा, इधर देखो m into a क्या बनेगा? f net या f com, force acting on the center of mass will be individual forces f1 bar plus f2 bar dot 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 fn bar. या ऐसे भी लिख सकते हैं a com bar will be summation of all the forces ma that is f net upon total mass. याद है, acceleration is net force upon total mass. ओके, ये सब चीजें हमको ध्यान रखनी है. गेटिंग इट? अच्छा, एक कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूला के बेस पर, सपोज देयर आर टू पार्टिकल्स 2 kg going at the speed of 3 meter per second and 3 kg going at the speed of 2 meter per second. इन दोनों का सेंटर ऑफ मास बीचों बीच होगा भाई, 2 और 3 किधर होगा ना बीच में. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास? आप बताइए. m1 v1 दैट इज 2 3 6, 2 3 6, बट ये -6 है उल्टा अपॉन टोटल मास इज 5. आप देख सकते हैं 0 आएगा. इसका मतलब ये 0 हो सकता है, बट ये और ये 0 नहीं हो सकता. ये 0 हो सकता है, ओके, बट ये और ये 0, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम या इंडिविजुअल पार्टिकल का फोर्स 0 नहीं होगा. मे बी इट कैन हैपन दैट ओके सेंटर ऑफ मास का फोर्स 0 हो जाए. समझ में आ रहा है क्या आप लोग? सो इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटम है देखो, बट रिजल्टेंट
ओके, मोमेंटम और सेंटर ऑफ मास इज 0। क्लियर है? सबको समझ में आ रहा है क्या? जैसे बुलेट एंड गन है, बुलेट और गन चलेगा, ओके, बट सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर ही रहेगा, ओके, बिकॉज एम वी फॉरवर्ड इज एम वी बैकवर्ड, याद है, कैंसिल कर देगा ना। सो नेट मोमेंटम कितना हो जाएगा? 0। क्वेश्चन कह रहा है कि देयर आर टू पार्टिकल्स 1 kg and 2 kg separated by a distance of 90 meter in air. ओके, ये ग्राउंड से ऊपर फेंका गया विद स्पीड ऑफ 200, ये ग्राउंड है, और ये 90 मीटर ऊपर से नीचे फेंका गया विद स्पीड ऑफ 50. At this instant the speed is 200 upward and at this instant the speed is 50 meter per second downward simultaneously, साथ में at the same time, distance is 90 meter. Question is find the maximum height attained by the center of mass. मतलब इनडायरेक्टली आपको क्या करना है, इन दोनों पार्टिकल्स को एक पार्टिकल बनाना है कॉल्ड सेंटर ऑफ मास, द होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड. सपोज इधर किधर होगा, ये सेंटर ऑफ मास होगा, इसका वेलोसिटी निकालना है सेंटर ऑफ मास का, बोलो, इसका एक्सेलरेशन निकालना है सेंटर ऑफ मास का, एंड कह रहा है what will be the maximum height attained by the center of mass. This will be the h maximum. बराबर है क्या? मतलब इन दोनों बॉडीज को एक बॉडी में बना देना है, उसका v कॉम, उसका a कॉम. अच्छा, a कॉम नीचे क्यों लिखा मैंने? क्योंकि इट इज अंडर ग्रेविटी, तो ऑब्वियसली a कॉम नीचे ही रहेगा, तो ही तो मैक्सिमम हाइट आएगा. अगर a कॉम ऊपर होगा तो जाके जाके भाग जाएगा. सो सबसे पहले हम लोग सेंटर ऑफ मास का पोजीशन निकालते हैं. बेटा क्या निकालेंगे? बहुत मजेदार समय, इसमें सब कुछ कवर हो जाएगा. सबसे पहले हम लोग पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं. वो हमने पुराने सेक्शन में पढ़ा था. ये कौन है? m1 दैट इज 2 kg, स्पीड इज 50. स्पीड को छोड़ दो, इसको लिखो 2 kg, इसको लिखो 1 kg. डिस्टेंस इज बेटा हाउ मेनी मीटर? आप बोलेंगे सर 90 मीटर. ओके, सेंटर ऑफ मास इधर किधर बीच में. Can I call this distance as r1 and can I call this distance as r2? आपको शॉर्टकट पता है. r1 will be m2r, that is 2 into 90, m2r upon m1 plus m2, that is 3. कितना हो गया ये? 60 मीटर. तो अगर yes or no, sorry, this is r1. r1 will be m2r upon m1 plus m2, yes or no? वैसे ही r2 क्या रहेगा? 90 minus 60, that is 30 मीटर. सो आपको पता है कि this will come 60 मीटर and this will come 30 मीटर. yes or no? r1 m2r upon m1 plus m2, और r2 अगर मांगता है, दिस अगर मांगता है, तो विल बिकम m1 into r upon m1 plus m2, या 90 से माइनस करो. ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मिल गया कि ग्राउंड से 60 मीटर की दूरी पर सेंटर ऑफ मास है एंड ऊपर से 30 मीटर की दूरी पर है. ये तो मिल गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. अब हम लोग निकालते हैं वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. बोलो भैया. सो दिस विल बी 1 kg, ऊपर जा रहा है 200 से, ये m1 u1, ये 2 kg, नीचे आ रहा है 50 से, यस और नो? m2 u2, बट u2 माइनस रहेगा. सेंटर ऑफ मास इधर है, हमको पता लग गया कि यहाँ से 60 मीटर की दूरी पर है, यस और नो सर? अब हमको देखना है वो कहाँ जाने वाला है. माइनस आएगा तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो प्लस आएगा. सो कैन आई से वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास will be m1 v1 bar plus m2 v2 bar upon m1 plus m2. m1 कितना बेटा? 1 into 200 प्लस है, m2 कितना? 2 into minus 50 upon m1 plus m2 is 3. 200 minus 100, that is 100 by 3. 100 by 3 मतलब प्लस आया तो कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा. So this is 100 by 3 upward. बोलो yes or no sir? अच्छा, नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये तो बहुत मजेदार है. आपको मालूम है
1 kg का एक्सेलरेशन कितना है? g डाउनवर्ड। 2 kg का एक्सेलरेशन कितना है? g डाउनवर्ड। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन कितना रहेगा वो भी देखना पड़ेगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंटर ऑफ मास एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1a1 बार प्लस m2a2 बार अपॉन m1 प्लस m2। So it will become 1 into minus g. Okay, क्या है? 1 into minus g plus 2 into minus g upon 1 plus 2, that is 3. ये हो जाएगा minus 3g by 3 will become minus g. देखो minus g मतलब ये भी नीचे जा रहा है, नीचे एक्सेलरेट कर रहा है। तो रिजल्टेंट हमको ऐसे मिला। ये सेंटर ऑफ मास था 60 मीटर की दूरी पर फ्रॉम द ग्राउंड, ऊपर जा रहा है विद स्पीड ऑफ 100/3। ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रहा है इसके ऊपर कितना बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बोलो यार। मैक्सिमम हाइट अटेन, मैक्सिमम हाइट अटेन का फॉर्मूला क्या है? u²/2g, दैट इज 100/3 का स्क्वायर 2 into 10। अरे बोलो भैया, अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग। दिस इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। मतलब जो भी आया देखो ना, 10⁴ अपॉन 1800 बराबर। ये कुछ मिला, ये 2 0 कैंसिल कर देंगे तो ये 100 बन जाएगा, मतलब जरूरी 100/18। अच्छा, ग्राउंड से नापना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड फ्रॉम हियर ना। अरे ये मैक्सिमम हाइट आएगा ना मेरा बच्चा, यहाँ पर फ्रॉम ग्राउंड में क्या जोड़ना पड़ेगा? So h from ground will become 100/18 plus 60. This will be the resultant answer. I hope you all have understood how to do this sum. बहुत अच्छा sum था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। ये एटवुड्स मशीन है, हमने पहले पढ़ा है ये लॉज ऑफ मोशन में। पूछा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ जा रहा है? एक्सेलरेशन ऑफ द इंडिविजुअल पार्टिकल नहीं, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। पहले हमको एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल निकालना पड़ेगा, पता है आपको? अरे यार, m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। शॉर्टकट याद है कि भूल गए आप लोग सब? है m1 माइनस m2, दिस इज 2 kg एंड दिस इज 1 kg। तो ये तो नीचे जाएगा और ये ऊपर जाएगा विद एन एक्सेलरेशन। ये दिस इज इंडिविजुअल, दिस इज नॉट ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो एक्सेलरेशन इंडिविजुअल विल बी m1 माइनस 1g अपॉन 3, सो g/3। मतलब ये g/3 नीचे और ये g/3 ऊपर। क्लियर है? अच्छा, एक ओम का फॉर्मूला क्या है? m1a1 बार प्लस m2a2 बार अपॉन m1 प्लस m2। m1 इसको पकड़ो, m1 दैट इज 2, a1 नीचे की तरफ है माइनस g/3, m2 इज 1 प्लस g/3 अपॉन 2 प्लस 1 3। समझ में आ रहा है क्या? सो g/3 माइनस 2g/3 इज माइनस g/3 विल बिकम माइनस g/9। मतलब बीच में अगर सेंटर ऑफ मास किधर होगा तो सेंटर ऑफ मास इज एक्सेलरेटिंग डाउन विथ g/9। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड हाउ टू डू। क्लियर है? इसी के बेसिस पर और एक सम है, कह रहा है 2 मासेस को छोड़ दिया, इधर स्ट्रेन नहीं है, ऐसे ही है, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, सेंटर ऑफ मास किधर जाएगा? सेंटर ऑफ मास भी नीचे जाएगा, बिकॉज इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इधर किधर बीच में होगा। कह रहा है इसे इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? आपको मालूम है इट इज g sin थीटा, सो g is sin 45, sin 45 1/√2। इसका भी एक्सेलरेशन रहेगा g/√2। बोलो भैया, g sin थीटा याद है? तो 2 एक्सेलरेशन है ऐसे, कैन आई से दिस इज a1 दैट इज g/√2 एंड दिस इज a2 दैट इज g/√2। दोनों सेम नहीं है, ऐड मत कर देना सीधा। ये बोलो, रिजल्ट इन एक्सेलरेशन इधर किधर है? सही है क्या? अच्छा, व्हाट इज एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला? m1a1 बार प्लस m2a2 बार अपॉन m1 प्लस m2। कैसे लिखेंगे? एक मिनट, m1 m2 सेम है, देख सकते हो, ma1 बार
प्लस एम A2 बार अपॉन m प्लस n, दैट इज 2m, तो ये टूट जाएगा वैसे ही। सो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी A1 बार प्लस A2 बार वेक्टोरियली अपॉन 2। A1 बार प्लस A2 बार मतलब इन दोनों का जोड़ना है, तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे बाय पैरेललोग्राम लॉ, आपको मालूम है, द रिजल्टेंट विल बी गिवन बाय द डायगोनल, दिस विल बी व्हाट इज दिस बेटा, दिस इज A1 बार प्लस A2 बार, याद है ना पैरेललोग्राम लॉ। अच्छा एक शॉर्टकट अगर हम यूज करते हैं, आपको पता है कि अगर ये f है, ये f है, तो 90 डिग्री है, तो ये होगा √2f। आप देख सकते हैं इन दोनों के बीच में भी 90 डिग्री है, अरे देखो ये 90 होगा, तो अगर ये f है, ये f है, तो ये रिजल्टेंट होगा √2 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल, बिकम g/√2। कुछ समझ में आ रहा है? √2 टाइम्स ऑफ इंडिविजुअल, तो ये तो ऐसे ही उड़ जाएगा, तो ये हो गया g, मतलब A1 बार प्लस A2 बार g है बाई 2 है, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास is going downward with an acceleration of what, g/2। तो ये दोनों मासेस जब नीचे जा रहे हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास ऐसे जा रहा है with an acceleration of g/2। I hope you all are understanding। अच्छा मास अगर अलग अलग हो तो उसको फिर पैरेललोग्राम लॉ से आपको सॉल्व करना पड़ेगा, √r1² + r2² + 2a1 into 2pq cos थीटा, उससे सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, नाउ वी विल सी सम अदर सम्स। कह रहे हैं 1 kg at time 0, जब हमने देखा तो 1 kg was at 10 meter coordinate going along the negative x-axis with 6 meter per second. 2 kg situated at x is 12 meter going towards the positive x-axis with 4 meter per second. ये सब टाइम 0 की बात है। सेंटर ऑफ मास इधर किधर रहेगा? पूछा है फाइंड द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट इधर किधर पहले है, हमको फाइंड करना है पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, मतलब कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 2 सेकंड्स। हमको मालूम है 2 सेकंड बाद ये चल जाएगा, 2 सेकंड बाद ये चला जाएगा, तो 2 सेकंड बाद सेंटर ऑफ मास का पोजीशन जो कोऑर्डिनेट था इनिशियली वो चेंज हो जाएगा। दिस इज x initial coordinate of center of mass. I want to find x final coordinate of center of mass after 2 seconds. So indirectly आपको पता होना चाहिए कि x coordinate of center of mass final will be m1 x1 final after 2 seconds, या तो ऐसे फाइनल मतलब 2 सेकंड पर, इधर भी 2 सेकंड पर m2 x2 at 2 seconds अपॉन m1 plus m2। इनिशियल की बातें नहीं हो रही है, फाइनल की बातें करना है। तो आई वांट टू फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास एट 2 सेकंड्स। 0 सेकंड पे तो आप निकाल सकते हैं m1 x1 plus m2 x2 अपॉन m1 plus m2, पर वो पूछा नहीं है m1। अच्छा थोड़ा काइनेमेटिक्स लगाते हैं। कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज x कोऑर्डिनेट ऑफ 1 at 2 seconds? Will be x initial coordinate माइनस या प्लस v1t। माइनस साइन आ जाएगा अंदर बिकॉज ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है, तो x इनिशियल माइनस 2 सेकंड में ये कितना कवर करेगा? 12 कवर करेगा, बराबर है क्या? 6 2 12 ना, तो 12 मतलब 2 सेकंड बाद अगर इसने 12 कवर किया तो बेटा 10 से 12 और पीछे तो -2 पर आ जाएगा ना, विल बी m2 x कोऑर्डिनेट ऑफ 2 kg मास एट 2 सेकंड। तो आपको मालूम है 2 सेकंड बाद ये 8 मीटर कवर करेगा, तो 12 + 8 20 पर आ जाएगा, यस और नो? तो विल बी x इनिशियल प्लस vt अपॉन m1 plus m2। हम करके देखते हैं, आपको समझ में आएगा। m1 कितना बेटा? m1 is 1, x इनिशियल कितना था? 10 प्लस vt, v कितना है? 6, t2 है 2, तो क्या 12, बट इट विल बी -12 बिकॉज इट इज गोइंग इन द उल्टा डायरेक्शन। बोलो m2 कितना है? 2 इनटू x इनिशियल कितना है? 12 प्लस vt, v कितना है? 4 और 2 8 अपॉन m1 plus m2 दैट इज 2। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड ना। सो सीधा देखो लग गया है कितना? 10 - 12 कितना हो गया? -2 प्लस 22 40/3
yes or no? So 38 by 3. So 3 1s are 3, yes or no? 3 2s are 6, 3 6 are 18, 12.66 meters per सेंटर ऑफ मास अभी मौजूद है एट 2 सेकेंड्स. 3 सेकेंड पर चेंज हो जाएगा, चौथे सेकेंड पर और चेंज हो जाएगा, बस 2 सेकेंड पर इधर है. अच्छा, कभी आपको पूछेगा व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. ये तो फाइनल पोजीशन है 2 सेकेंड पर. हमको देखना पड़ेगा 0th सेकेंड पर सेंटर ऑफ मास कहां था. कैन आई राइट दिस एज m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2. m1 कितना है 1 into 10 that is 10 plus 2 into 12 that is 24 upon 2 plus 1 that is 3. yes or no? so ये हो जाएगा 34 by 3 that is 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 3s are 9. तो 11.33 पर था, 12.66 पर आ गया. I hope you are understanding. so delta displacement of center of mass in 2 seconds will be 12.66 minus 11.33. बोलो भैया. सो ये हो जाएगा 1.33. दिस इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास इन 2 सेकेंड्स. ये पूछा नहीं है, बट अगर पूछ लिया तो ऐसे करना है. यस और नो? अच्छा सर, वेरी गुड वेरी गुड. ओके, आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं. अब यहां पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 kg 2 मीटर सेकेंड पर जा रहा है टाइम 0 पर. जब देखा तभी 1 kg 2 से आ रहा था, 2 kg 1 से आ रहा था, सेपरेटेड एट डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर. ओके, सेंटर ऑफ मास इधर की तरफ बीच में रहेगा, सेंटर ऑफ मास भी चल रहा है. आपको पूछ रहा है व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास एट 1 सेकेंड. इसके दो मेथड्स हैं. एक पुराना वाला मेथड, इनिशियल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो, फाइनल कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालो एट 1 सेकेंड, दोनों को माइनस कर दो. या तो एक फॉर्मूला मालूम था ना, आर कॉम का फॉर्मूला क्या था बेटा? m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार अपॉन m1 प्लस m2. ओके, कैन आई टेक डेल्टा r, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ r विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, विल बी m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 अपॉन m1 प्लस m2. या तो इसको लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1 डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल प्लस m2 डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड पार्टिकल अपॉन m1 प्लस m2. यहाँ पर देखिए s कॉम क्या हो जाएगा? डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास विल बी m1. व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट पार्टिकल? vt. अरे डिस्प्लेसमेंट इज वेलोसिटी इनटू टाइम ना बेटा. ओके, प्लस m2 इनटू v2t अपॉन m1 प्लस m2. यस और नो सर? डिस्प्लेसमेंट m1 कितना है 1, vt कितने सेकंड पर चाहिए? 1 सेकंड पर चाहिए. ये हो जाएगा 2 into 1 ना, m2 2, v2 is -1, उल्टा है, into t is also 1 upon 3. हो जाएगा 2 minus 2 by 3. 0 आ गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास. मतलब सेंटर ऑफ मास इस जगह से हिलेगा ही नहीं. अरे यार देखो ना, मैंने अभी पहले बताया था व्हाट इज मोमेंटम ऑफ दिस पार्टिकल 3 mv and this is momentum of this particle is -3. so net momentum of the center of mass will be initial momentum plus first particle का momentum plus second particle का momentum. मतलब 1 into 2 is 2 minus 2 तो 0 हो गया. मतलब मोमेंटम सेंटर ऑफ मास 0 है. अगर मोमेंटम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट तो 0 होगा ना, बिकॉज पार्टिकल जब चला ही नहीं तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ से होगा. तो ये सब कॉन्सेप्ट्स एक साथ में आपको अप्लाई करना है so that you can get the answers. एक क्वेश्चन देखते हैं. कह रहा है there are two particle system है m1 m2. m1 किधर है? ओरिजिन पर है, x, 0 पर. x is equal to 0 meter. m2 is 0.1 kg. It is at rest. 0.1 kg it is at rest and it is situated at 12 meter. ये 0 मीटर मतलब ओरिजिन. इसका मास मालूम नहीं है, I don't know. एंड इसका वेलोसिटी का भी पता नहीं है, कहाँ जा रहा है किधर जा रहा है इनको मालूम नहीं है. तो 0 मीटर, वेलोसिटी पता नहीं है, मास पता नहीं है. मास पता है, रेस्ट पर है, मतलब इसका वेलोसिटी 0 है. एंड कहाँ पर है? 12 मीटर पर. और एक इन्फॉर्मेशन दिया है कि सेंटर ऑफ मास जो है, सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा m1 प्लस m2, जहाँ पर कॉन्सेंट्रेट होगा वो x is equal to 3 मीटर पर है.
x is equal to 3 मीटर पर है और 6 मीटर पर सेकेंड इट इज गोइंग इन j cap डायरेक्शन. मतलब कैन आई से द वेलोसिटी ऑफ द सेंटर ऑफ मास इज 6 j cap मीटर पर सेकेंड. बोलो भैया 6 मीटर पर सेकेंड आपको m1 निकालना है. ये मिलेगा r2 विल बिकम m1r अपॉन m1 प्लस m2 बिकॉज m1 चाहिए ना आपको. तो यस और नो सर. R2 कितना रहेगा? ये कितना है? 9. M1 पता है क्या? M1 पता ही नहीं है. R कितना? R 12 है अपॉन M1 पता नहीं है. M2 is 0.1. यस और नो सर. सो 3 ये हो जाएगा 3M1 प्लस 0.3 इज इक्वल टू 4M1. तो M1 will become 0.3 kg. ये मिल गया हमको. अब एक्चुअली पहले भी फॉर्मूला से करते तो आ जाता. ओके. सेकेंड कंडीशन क्या पूछा है? व्हाट इज द टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम? कैन आई से टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज मास, टोटल मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास. टोटल मास कितना है? इसका मास 0.1 है, उसका मास 0.3, तो 0.4 इंटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास तो 6 j cap है, तो इट बिकम 2.4 j cap. सो मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 2.4 j cap. सी वाला, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट पार्टिकल? ये निकालो. कैसे निकालेंगे बोलते हैं. ओके. Can I say momentum of center of mass will be momentum of first particle plus momentum of second particle? But second particle तो रेस्ट पर है, उसका momentum नहीं है. So momentum of center of mass is momentum of first particle. Momentum of center of mass is 2.4 j cap. अभी मिला ये. Momentum of first particle will become m into v. m कितना है? 0.3 into v1 bar. तो 3 8 बराबर है क्या? तो v1 bar will become 8 meter per second j cap. Clear है ना? So I hope you all have understood this kind of question. We'll see the last question. Can I wedge is 60 30 90 mass m और n है. I want to find the acceleration of center of mass. उसको पकड़ते हैं हम लोग a1 g sin थीटा ना, मतलब हम g sin 60 क्या हो जाएगा? g by √3/2. सही है क्या? a1 बार ऐसे जाने वाला है. क्लियर है? चाहिए 90 है ये देगा. इसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा? a2 will become g sin 30, that will become g/2. तो हमको मालूम है दो एक्सेलरेशन है. एक एक्सेलरेशन ऐसे है, कितना है? g √3/2. और दूसरा वाला एक्सेलरेशन ऐसे है, कितना है? g/2. ये एंगल 90 है. सही है क्या? तो हमको नेट एक्सेलरेशन जो मिलेगा वो पैरेललोग्राम सो दैट इज नेट एक्सेलरेशन. बराबर है क्या? पर ये थोड़ी चाहिए. आई नीड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. व्हाट इज द फॉर्मूला? m1 a1 बार प्लस m2 a2 बार अपॉन m1 प्लस m2. बट आपको मालूम है कि mm सेम है, तो ये हो जाएगा a1 बार प्लस a2 बार बाई 2. अच्छा, a1 बार प्लस a2 बार इज कैलकुलेटेड बाय पैरेललोग्राम. मतलब ये a1 बार है और ये a2 बार है, और ये जो रिजल्टेंट है वो फॉर्मूला कैसे निकलेगा? आपको मालूम है कि पैरेललोग्राम लॉ का फॉर्मूला इज अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा. थीटा बिटवीन देम इज 90, तो ये टर्म तो वैसे ही उड़ गया बाई 2. नीचे वाला 2 है. सो a कॉम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अंडर रूट a1 स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? g स्क्वायर 3/4 प्लस g स्क्वायर बाई 4, हाँ बाई 2. ये 2 तो फ्री में मिला है ना नीचे. अच्छा, g स्क्वायर रूट के बाद g 3/4 प्लस 1/4 इज 1 का रूट 1. यस और नो सर? तो ये g/2 मतलब जो सेंटर ऑफ मास है वो g/2 से जाएगा. अंडरस्टैंड? ओके.
Are you all understanding what's happening? So center of mass will move with an acceleration of what? G by 2. G by 2. अच्छा, और एक चीज तो बोलेगा ये एंगल निकालो, ये एंगल को बात करेंगे अल्फा, याद है tan अल्फा, और अल्फा इज tan इनवर्स ऑफ q by p, दूसरा वाला अपॉन जिससे बना रहा है tan इनवर्स ऑफ q, q कितना है मेरा बच्चा, जिससे नहीं बना रहा है, g by 2 by √3/2g, ये कैंसिल हो गया, 1/√3, 1/√3 मतलब कितना डिग्री होता है, 30। तो अगर हमको बराबर पहचानना है तो कहना है इसे ये डायरेक्शन से, ये डायरेक्शन से, और ये डायरेक्शन से सेंटर ऑफ मास जो है वो 30 डिग्री इंक्लाइंड है इससे, 30 डिग्री, और कितने से नीचे जा रहा है बेटा, g by 2 से नीचे जा रहा है, या इससे 60 डिग्री इंक्लाइंड है। सेंटर ऑफ मास ऐसे सीधा नीचे नहीं जा रहा है, सेंटर ऑफ मास ऐसे टेढ़ा नीचे जा रहा है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद दिस, गेटिंग इट, एवरीवन अंडरस्टैंडिंग व्हाट्स हैपनिंग? ओके भाई, क्लियर है ना? तो 90 रहेगा, मतलब सेंटर ऑफ मास नीचे जा रहा है, यस। ओके, सेंटर ऑफ मास इज गोइंग डाउन with an acceleration of g by 2. This is how many degree? 30 degree. Getting it? So center of mass is going vertically downward with an acceleration of g. Okay, sir?